सलाम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें पैदा होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है। हम लोगों की इस एनवायरमेंट के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, कुछ भी है, हम सब के अंदर एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जिसको सेल कहते हैं। जब सेल्स एक जगह इकट्ठा होते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं। जब टिश्यूज एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक जगह इकट्ठा होते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसका नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और जब ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक जगह इकट्ठा हो जाए किसी स्पेसिफिक गोल को अकम्प्लिश करने के लिए तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आसान लफ्जों में दो या दो से ज्यादा लोग जब एक जगह इकट्ठा हो एक स्पेसिफिक गोल को अकम्प्लिश करने के लिए तो हम लोग कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल होते हैं, बॉटम लेवल है, मिडिल लेवल है, टॉप लेवल है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक हायरार्की चल रही होती है, एक लीडर चल रही होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। टॉप पे जो बैठे होते हैं कैसे पता चले कि वो लीडर है या नहीं? क्या उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है या वो सिर्फ अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं लीडर हूं? इसको बड़ा आसानी से पता किया जा सकता है। अगर वो विजन ओरिएंटेड है तो वो लीडर है, क्योंकि लीडर हमेशा विजन ओरिएंटेड होता है। प्रोसेस ओरिएंटेड हमेशा एक मैनेजर टाइप का इंसान होता है। अगर वो लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ फोकस करे तो वो लीडर है, क्योंकि लीडर जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर लॉस भी हो जाए तो मैंने बेयर करना है लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। अगर वो लीडर है तो वो अपने फॉलोअर्स को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा लीडर सेल्फ प्रोटेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने फॉलोअर्स की प्रोटेक्शन को, अपने लोगों की प्रोटेक्शन को। एक अच्छा लीडर जो है जी वो एक्टिव लिसनर होता है, सिलेक्टिव लिसनर नहीं होता। मतलब ये कि वो अपनी हायरार्की के हर लेवल पे हर तरह के लोगों की बात सुनना चाहता है, चाहे वो बॉटम लेवल पे हो, मिडिल पे हो, टॉप पे हो, और उनको रिस्पॉन्स करता है। वो ऐसा नहीं करता अपने आसपास 5-7 लोगों को, सिलेक्टिव लोगों को बिठा दे और बस उन्हीं की बात सुने और उन्हीं को रिस्पॉन्स करे। नहीं, वो हर लेवल पे लिसनिंग करना भी चाहते हैं और रिस्पॉन्स देना भी चाहते हैं। एक अच्छा लीडर जानता है कि जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे वहां पे कन्फ्लिक्ट होगा, तो मैंने कन्फ्लिक्ट अगर कभी आएगा उसको अवॉइड नहीं करना, कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद करनी, बल्कि उसको डील करना। कन्फ्लिक्ट किसी किस्म का भी हो सकता है, वो कॉग्निटिव भी हो सकता है, वो इमोशनल भी हो सकता है। फर्क क्या जी? कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली मेंटल डिस्कम्फर्ट की वजह से आता है। और ये मेंटल डिस्कम्फर्ट कहां से आता है? जब किसी बात में कंट्राडिक्शन आ जाए। हर इंसान का एक ऑलरेडी माइंडसेट होता है, उसका एक अपना बिलीफ सिस्टम होता है, उसकी एक आइडियोलॉजी चल रही होती है। जब उसको कोई नई इंफॉर्मेशन कहीं से मिले जो उसके उस बिलीफ सिस्टम को, आइडियोलॉजी को चैलेंज करे तो वहां पे कन्फ्लिक्ट होगा। ये तो होगा। दूसरा, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है जी वो क्या होता है? जहां पे इमोशनल कंफ्यूजन आ जाए। इमोशंस तो वैसे ही आपको डुबो देते हैं जिंदगी में, लेकिन अगर उस बुक मजीद कंफ्यूजन भी लेकर आ जाए तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल दे देते हैं, आपके 2 दोस्त हैं, आपको दोनों बहुत अजीज हैं, उनमें आपस में लड़ाई हुई। आपने क्या किया? आपने दोनों का नरेटिव सुना। दोनों का नैरेटिव सुनने के बाद आपको समझ आ गई कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आप उनको कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आपका आ गया, आपके इमोशंस बीच में आ गए, डिसीजन आप नहीं ले सकते। अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जी कॉग्निटिव भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, लेकिन इसके सोर्सेस क्या होते हैं? पहला सोर्स, लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर किसी सिस्टम के अंदर रिसोर्सेस लिमिटेड है और उसको यूटिलाइज करने वाले रिसोर्सेस को बहुत ज्यादा है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। एग्जाम्पल दे देते, बड़े स्केल पे एग्जाम्पल दे देते, एक मुल्क है
उसमें फेडरल जो है वो सारा रेवेन्यू इकट्ठा करता है और वो एलोकेट करता है कि इस प्रोविंस को कितना जाना चाहिए। अब अगर उसके पास रिसोर्सेस कम होंगे तो डेफिनेटली बजट भी उसी हिसाब से बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, कम रिसोर्सेस है लेकिन आपके प्रोविंसेस ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट आएगा। इसको हम लोग कहते हैं जी लिमिटेड रिसोर्सेस जो है उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आ गया, ये एक सोर्स बन गया कन्फ्लिक्ट का। दूसरा आ जाता है जी कम्युनिकेशन की वजह से। कम्युनिकेशन मतलब ये हम आपको जो बात कहना चाह रहे हैं आप उसको दूसरी तरह परसीव कर रहे हैं, या हम लोगों की कम्युनिकेशन के अंदर नॉइस आ गया, एरर आ गया, जिसकी वजह से हम अपना प्रॉपर मैसेज आपको कन्वे नहीं कर सके किसी वजह से भी, या आपने उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं किया। यहां पे भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है। कम्युनिकेशन में हम लोग एक बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, उससे ग्रेपवाइन कहते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसको आसान लफ्जों में ये कहेंगे कि एक मोहल्ले की औरत एक बात स्प्रेड जब मोहल्ले में करती है तो वो पूरे मोहल्ले में बात स्प्रेड हो जाती है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन इंटरेस्टिंगली आखिर में ये नहीं पता चलता कि इसका सोर्स कौन था, किसने ये स्प्रेड की थी बात। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी ये होता है, ग्रेपवाइन की तरह एक बात स्प्रेड होती है, उसका सही हो या गलत हो इंफॉर्मेशन ये तो बात की बात है, आपको ये ही नहीं पता चलता उस बात के स्प्रेड होने के बाद कि उसका असल स्प्रेड करने वाला सोर्स कौन सा था। ये भी एक हो जाती है कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट में आने की वजह। उसके बाद ही आपके पर्सनल वैल्यूज और बिलीव्स जो है उसका भी ये भी एक सोर्स बन सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने का। किस तरह, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपके फर्स्ट वीक के अंदर वो ओरिएंटेशन आपको देते हैं जिसमें वो आपने रूल्स, रेगुलेशंस, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे, अपना विजन, अपना मिशन स्टेटमेंट, सब कुछ आपको बताते हैं सिस्टम के बारे में। आपने सिस्टम में काम करना शुरू कर दिया और ग्रेजुअली आपको फील हुआ कि आपका जो बिलीव्स हैं, आपके जो वैल्यूज ऑलरेडी सेट हुए हैं वो कंट्राडिक्ट कर रही है सिस्टम के साथ। यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। फिर सोशल, कल्चरल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं अक्सर सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि हम लोगों के सिस्टम के अंदर डाइवर्सिफाइड हम लोगों की वर्कफोर्स होती है, यानी कि एक मुल्क के अंदर भी आप देखें हर तरह के आपको लोग नजर आएंगे, हर एथनिक ग्रुप के। उसकी वजह से भी ये भी सोर्सेस बनते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ये है एक्सटर्नल हायरिंग। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपनी फुल एफर्ट दे रहे होते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको हायरार्की में ऊपर की जगह आहिस्ता आहिस्ता दी जाएगी। लेकिन अगर आप एक एक्सटर्नल आदमी को या औरत को उनके ऊपर लाकर बिठा देंगे और कहेंगे कि अब इससे आप अपने सारे ये लीडिंग पोजीशन पे और ये आपको कमांड्स वगैरह देंगी, ऑर्डर्स देंगी, तो आपको प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आप डीमोटिवेट होते हैं। इसका एक और डीमोटिवेट होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अच्छा, इसका एक्सटर्नल हायरिंग का यहाँ पे हम ये जरूर कहेंगे कि एक बहुत बड़ा जो नुकसान होता है, इसके फायदे भी होते हैं नो डाउट, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान जो ऑर्गेनाइजेशंस को बेयर करना पड़ता है वो ये होता है कि आपका इम्प्लिसिट नॉलेज कहीं गुम हो जाता है। किस तरह? एक्सप्लिसिट नॉलेज तो जी आपको किताबों वगैरह के थ्रू मिल जाएगा, आपके कंप्यूटर्स के अंदर सेव होगा, लेकिन इम्प्लिसिट नॉलेज जो होता है वो माइंड टू माइंड जा रहा होता है। जब आप बाहर से किसी को लेकर अपने सिस्टम के अंदर लाकर खड़ा करते हैं तो उसको सिस्टम की बेसिक्स नहीं पता होते, और जो बेसिक्स वाला है अगर वो डीमोटिवेट होकर सिस्टम को छोड़ के कहीं और चला जाए, किसी और सिस्टम को ज्वाइन कर ले, तो आपने एक बहुत कीमती नॉलेज जो है वो अपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया। ऑर्गेनाइजेशंस को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। एनीहाउ, कॉन्फ्लिक्ट टाइप्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए, उसके हम लोगों ने सोर्सेस भी डिस्कस किए। अब इसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं थोड़ा सा। रिजॉल्व कैसे? एक अच्छे लीडर को पता होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, एकोमोडेटिंग के थ्रू, मतलब ये सुलह सफाई करा दी जाए। दो डिपार्टमेंट्स में लड़ाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी बात पे, तो उनको बिठाकर टेबल टॉक के थ्रू आप उनको रिजॉल्व करवाते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को। दूसरा क्या है? निगोशिएट के थ्रू, यानी कि दोनों को आप विन विन पोजीशन पे लेकर आए। उनसे बोले जी अपनी कंप्लेंट्स बताएं, दूसरा भी अपनी कंप्लेंट्स बताए, और फिर उनको एक जगह पे ऐसे पॉइंट पे लेकर आ जाए जहां पे दोनों विन विन पोजीशन पे आ जाए। उसके बाद जी
जो अच्छा लीडर होता है वो जानता है कि जहां पे प्रॉब्लम होगा वहां पे सोल्यूशन भी होगा, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का जी, कोलैबोरेशन। मतलब कि ये स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जो हम एज अ टीचर क्लास में यूज किया करते थे। जब दो स्टूडेंट्स की आपस में किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट होता था, हम उन दोनों को एक ग्रुप में डाल के कहते थे अब ये टास्क है, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ। उससे इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या आया जो हमने नोट किया, वो ये कि बहुत दफा ऐसा होता था कि वो बच्चे अपने आप समझ लें सिनर्जी को इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट उनका रहता था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कहीं रिजॉल्व भी हो जाता था, क्योंकि उनको पता होता था कि हम लोगों ने अपने टारगेट को अचीव करना है और वो कैसे कर सकते हैं, कोलैबोरेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक होती है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की। कॉन्फ्लिक्ट क्या हमेशा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव भी होता है? दोनों तरह का होता है। जो अच्छा लीडर होता है वो क्या करता है, वो जानता है कि कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे पॉजिटिव किया जाए, क्योंकि वो जानता है कि यू हैव टू बी सिलेक्टिव इन योर बैटल। व्हाई? बिकॉज समटाइम्स पीस इज बेटर देन बीइंग राइट। और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।